गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन इससे पहले वाली क्लास से आगे बढ़ रहे हैं और आज पढ़ेंगे अपन मौर्य काल के सभ्यता स्थलों के बारे में जो राजस्थान के अंदर अपन को मिलते हैं, ताकि अपना जो प्रश्न है परीक्षा में पूछा जाए मौर्य काल से संबंधित सभ्यता स्थलों के बारे में, तो अपन उस प्रश्न का बहुत सहज तरीके से जवाब दे सकें। और एक और आपसे गुजारिश है मेरी कि इन जो अपन लिखा रहे हैं उसको आप साथ के साथ अपने रजिस्टर में नोट डाउन करते चले, ताकि आपको बार बार रिवाइज करने में कोई दिक्कत नहीं आए, बार बार आपको क्लास देखने की जरूरत नहीं पड़े। अब अपन बढ़ते हैं और अपना मौर्यकालीन सभ्यता स्थल है पहला बैराट। जो बैराट कहाँ पर है? जयपुर के अंदर स्थित है। सबसे पहले अपन से प्रश्न पूछा जा सकता है कि बैराट सभ्यता स्थल कहाँ पर है, तो जयपुर में। इसको आपको ध्यान रखना है फिगर को। दूसरी चीज़ ये, इस बैराट के सभ्यता स्थल से अपन को मौर्य सम्राट जो थे अशोक, मौर्यकालीन पढ़ रहे हैं अपन, तो मौर्यकालीन सम्राट जो थे अशोक, उनके 2 अभिलेख प्राप्त होते हैं। नंबर 1 फैक्ट आपको ध्यान रखना है कि किस सभ्यता स्थल से मौर्य सम्राट अशोक के 2 अभिलेख प्राप्त होते हैं, तो वो है बैराट। यहाँ से 2 अभिलेख प्राप्त होते हैं। पहला अभिलेख जो है वो बीजे की पहाड़ी पर प्राप्त होता है। फैक्ट आपको ध्यान रखना है, बीजे की पहाड़ी पर। और इस बीजे की पहाड़ी का जो अभिलेख है उसको 1837 ईस्वी में कैप्टन बर्ट ने खोजा था। ये भी ध्यान रखना है, 1837 में इसको खोज करी थी और कैप्टन बर्ट ने इसकी खोज करी थी। जो एक अंग्रेज व्यक्ति थे कैप्टन बर्ट, उन्होंने इसकी खोज करी थी 1837 के अंदर। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान रखनी है बैराट के बारे में, जो बीजे की पहाड़ी उसके बारे में। तो इस बीजे की पहाड़ी के अभिलेख को भाब्रू के अभिलेख की संज्ञा भी दी जाती है। इसको दूसरा नाम क्या है? भाब्रू का अभिलेख भी कहा जाता है। ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। आपसे प्रश्न सीधे सीधे ऐसा पूछा जा सकता है कि भाब्रू का अभिलेख किस पहाड़ी पर मिला है, तो भी आपको ध्यान रखना है बीजे की पहाड़ी पर मिला है। खोज किसने करी है? तो कैप्टन बर्ट ने करी है, 1837 में करी है। अब इस अभिलेख में भाब्रू का जो अभिलेख है या बीजे की पहाड़ी का जो अभिलेख है, उसमें मौर्य सम्राट अशोक को जो है मगध का राजा बताया गया है। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है कि मौर्य सम्राट अशोक को मगध का राजा किस अभिलेख में बताया गया है, तो आपको ध्यान रखना है बीजे की पहाड़ी के भाब्रू अभिलेख के अंदर ऐसा विवरण अपन को देखने को मिलता है। उसके बाद में अपन को ध्यान रखना है कि इस अभिलेख से एक और तथ्य अपने सामने आता है कि अशोक ने अपने समय पर बुद्ध, धम्म और संघ, जो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है बुद्ध, धम्म और संघ, उनमें विश्वास व्यक्त किया था। और ऐसी जानकारी भी अपन को कहाँ से मिलती है? बीजे की पहाड़ी के भाब्रू अभिलेख से मिलती है। बुद्ध, धम्म और संघ में विश्वास करने की जानकारी अशोक की। अब आपसे प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि राजस्थान में बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ सभ्यता स्थल कौन सा है, तो बैराट आपको ध्यान रखना है। ये फिगर ध्यान रखने ही पड़ेंगे आपको, ताकि बौद्ध धर्म की भी जानकारी इससे मिल रही है अपन को, क्योंकि बुद्ध के अवशेष यहाँ पर मिलेंगे अपन को। अब आगे बढ़ते हैं अपन। उसके अलावा इस अभिलेख से अपन को 7 बौद्ध पुस्तकों की जानकारी प्राप्त होती है। ये फैक्ट फिगर भी ध्यान रखना है कि किस अभिलेख से अपन को 7 बौद्ध पुस्तकों की जानकारी मिलती है, तो अभिलेख कौन सा है? भाब्रू अभिलेख, जो बैराट में मिला है। और इससे अपन को क्या जानकारी मिलती है? यहाँ पर 7 बौद्ध पुस्तकों की जानकारी अपन को प्राप्त होती है। अब दूसरा अभिलेख जो अपन को मिला है वो भीम की पहाड़ी पर मिला है। और भीम की पहाड़ी का जो अभिलेख था उसकी खोज 1871 ईस्वी में कार्लाइल ने की थी। 1871 में किसने करी थी इसकी खोज? कार्लाइल ने की थी। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। आपसे भीम की पहाड़ी का पूछ ले कि भीम की पहाड़ी की खोज किसने करी थी अभिलेख की, तो वो कार्लाइल ने की थी। कब की थी? 1871 में। उसके बाद आपको मेन फिगर ध्यान रखना है, मेन फैक्ट जो है, ये जो कार्लाइल महोदय हैं इनको राजस्थान में पुरातत्व का जनक कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, कार्लाइल को राजस्थान में पुरातत्व का जनक कहा जाता है। ये प्रश्न में पूछा जा सकता है परीक्षाओं में। उसके अलावा अपन को देखना है कि चीनी यात्री जो थे ह्वेनसांग, एक चीनी यात्री थे ह्वेनसांग, जिन्होंने बैराट की यात्रा करी थी। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने बैराट की यात्रा करी थी और उन्होंने बैराट का नाम उस समय अपने यात्रा वृत्तांत में पीलो या तोलो नाम दिया था। इन्होंने बैराट का नाम क्या दिया था? ह्वेनसांग ने पीलो या तोलो नाम इन्होंने दिया था। और ह्वेनसांग ने अपने विवरण में बताया कि यहाँ के बैल, बैराट के बैल और भेड़ बहुत प्रसिद्ध थे। तो आपसे प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है परीक्षा में कि चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किन मवेशियों को या किन पशुओं को प्रसिद्ध बताया है बैराट के अंदर, तो बैल और भेड़। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। बैराट का नाम ध्यान रखना है, पीलो या तोलो नाम किसने दिया है, तो ये ह्वेनसांग ने दिया है। ह्वेनसांग कहाँ के यात्री थे? चीन के यात्री थे। इन्होंने कौन से सभ्यता स्थल की यात्रा की है? तो इन्होंने बैराट की यात्रा की है। अब बढ़ते हैं अपन आगे। उसके बाद में अपन को बैराट से कुछ शैल चित्र भी प्राप्त होते हैं। ऐसा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि आजकल प्रश्न जो आते हैं वो कथन निष्कर्ष वाले आते हैं।
निम्न में से कौन सा असत्य है बेराट के संदर्भ में? तो उसके अंदर आपको एक फिगर भी ध्यान रखना है कि यहाँ से अपन को कुछ शैल चित्र भी प्राप्त होते हैं। अब शैल चित्र किसको बोलते हैं? जो पत्थर की गुफाएं होती है, पत्थरों को काट कर जो शैल बनाई जाती हैं उनको शैल चित्र कहा जाता है। वहाँ पर जो चित्र मिलते हैं उनको शैल चित्र कहा जाता है। जैसे अपने गरड़दा बूंदी के अंदर मिले बर्ड राइड, रॉक पेंटिंग वगैरह, जैसे आलनिया दर्रा आलनिया में मिलता है। तो इस तरीके की जानकारी अपन को मिलती है। दूसरा, यहाँ की बेराट की जो लिपि है वो संक लिपि है। ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है कि बेराट में कौन सी लिपि में लिखे हुए विवरण अपन को प्राप्त होते हैं, तो संक लिपि में अपन को यहाँ से विवरण प्राप्त होते हैं। अब बेराट का जो उत्खनन है वो जयपुर के महाराजा जो थे राम सिंह द्वितीय, ये फैक्ट ध्यान रखना है। बेराट का जो उत्खनन है महाराजा राम सिंह द्वितीय के समय पर करवाया गया था। और जब उत्खनन करवाया गया था तो बेराट से सोने की एक संदूक प्राप्त होती है अपन को। बेराट से एक सोने की संदूक प्राप्त होती है और इस सोने की संदूक के संदर्भ में ऐसा कहा जाता है कि शायद इस संदूक के अंदर भगवान बुद्ध जो थे, बौद्ध धर्म से संबंधित, उनके अवशेष यहाँ पर रखे गए होंगे इस सोने की संदूक के अंदर। ऐसी जानकारी के संबंध में अंदाजा लगाया जाता है। तो सोने की संदूक के बारे में प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस सभ्यता स्थल से, राजस्थान में किस सभ्यता स्थल से सोने की संदूक प्राप्त होती है? तो बेराट से प्राप्त होती है। और इसके संदर्भ में अंदाजा आपको क्या मिलता है कि भगवान बुद्ध के अवशेषों से संबंधित है। अब आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि बुद्ध धर्म से संबंधित या बौद्ध से संबंधित कौन सा है। उसके बाद में इसका जो उत्खनन है बेराट का वो 2 बार हुआ है। 1936 में इसका प्रथम बार उत्खनन करवाया था अंग्रेजों के निर्देश पर, और उत्खनन करने वाले व्यक्ति जो थे वो दयाराम साहनी थे। आपको एक फैक्ट ध्यान रखना है, सबसे पहले बेराट का उत्खनन अंग्रेजों के निर्देशन पर किसने करवाया था? दयाराम साहनी ने 1936 के अंदर। उसके बाद में 1961-62 में जब भारत आज़ाद हो गया तब भारत सरकार के निर्देशन पर यहाँ का उत्खनन जो है वो नील रत्न बनर्जी और कैलाशनाथ दीक्षित, इन 2 व्यक्तियों के अंदर करवाया गया था। इन 2 व्यक्तियों ने मिलकर के यहाँ पर इनके निर्देशन में यहाँ पर उत्खनन का कार्य जो है बेराट में वो किया गया था। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि बेराट के उत्खननकर्ता कौन कौन थे? अब प्रारंभिक उत्खननकर्ता तो कौन हो गए? दयाराम साहनी। और अगर आपसे संबंधित पूछ ले तो दयाराम साहनी, नील रत्न बनर्जी और कैलाशनाथ दीक्षित, इन तीनों के ध्यान रखने। सन पूछ ले तो पहला 1936 में, दूसरा 1961-62 में। ये पूछ ले कि इसके निर्देशन में हुआ तो पहला तो अंग्रेजों के निर्देशन में, दूसरी बार भारत सरकार के निर्देशन में। अब अन्य सभ्यता स्थल जो मौर्य काल से संबंधित उनको देखते हैं अपन। अगला सभ्यता स्थल है मानसरोवर अभिलेख जो है। मानसरोवर अभिलेख अपन को प्राप्त होता है चित्तौड़ के अंदर। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। मानसरोवर अभिलेख कहाँ पर मिला है अपन को? चित्तौड़गढ़ के अंदर मिला है। और इसका जो समय है वो 713 ईस्वी है। मानसरोवर अभिलेख का समय 713 ईस्वी माना गया है। और ये जो स्थल है, यह अभिलेख है, इसकी खोज कर्नल जेम्स टोड ने की थी। ये कर्नल जेम्स टोड को प्राप्त हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है, जिनको राजस्थान के इतिहास का जनक कहा जाता है, कर्नल जेम्स टोड को। और इस अभिलेख से अपन को 4 मौर्य राजाओं की जानकारी प्राप्त होती है। फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है कि किस अभिलेख से 4 मौर्य राजाओं की जानकारी प्राप्त होती है, तो वह मानसरोवर अभिलेख। अब वो कौन कौन से मौर्य राजा थे? पहले थे महेश्वर, दूसरे भीम, तीसरे भोज और चौथे मान। तो महेश्वर, भीम, भोज और मान, इन 4 मौर्य राजाओं की जानकारी अपन को मानसरोवर अभिलेख से जो चित्तौड़ के अंदर मिला है वहाँ से प्राप्त होती है। अब नेक्स्ट सभ्यता स्थल जो है उसको देखते हैं जो मौर्य काल से संबंधित है। अगला एक कणस्वा शिवालय अभिलेख। कणस्वा शिवालय अभिलेख जो है कोटा के अंदर मिला है और ये 738 ईस्वी का है। 738 ईस्वी का अभिलेख मिला है अपन को। और इसमें मौर्य राजा धवल की जानकारी मिलती है। मौर्य राजा धवल की जानकारी देने वाला अभिलेख कौन सा है? तो कणस्वा अभिलेख है जो कोटा के अंदर है। और इसमें एक और फैक्ट अपने सामने आता है कि राजस्थान में मौर्यों की जानकारी देने वाला अंतिम अभिलेख किसको माना गया है? तो कणस्वा अभिलेख को माना गया है। कणस्वा शिवालय अभिलेख को राजस्थान में मौर्य वंश की जानकारी देने वाला अंतिम अभिलेख माना जाता है। इस तरीके से अपन ने मौर्य काल के राजस्थान में जितने भी सभ्यता स्थल थे इन तीनों के बारे में देखा, बेराट, मानसरोवर और कणस्वा शिवालय अभिलेख। अब इन तीनों में से अगर प्रश्न पूछा जाता है तो आप उसके जवाब आसानी के साथ दे सकते हैं। अब अपन पढ़ेंगे मौर्योत्तर काल के जो सभ्यता स्थल है उनको। अब अपन देखते हैं मौर्योत्तर काल से संबंधित जो सभ्यता स्थल राजस्थान के अंदर है उनके बारे में जानकारी करने से पहले थोड़ा समझ लेते हैं कि मौर्योत्तर काल के अंदर ऐसा क्या क्या खास चीज़ें थी जिनको अपन को फैक्ट के तौर पर ध्यान के रख के चलना है, ताकि परीक्षा में अपन उस प्रश्न का जवाब दे सकें कि एक हिंद यूनानी शासक थे मिनांडर। आपको ध्यान रखना है, हिंद यूनानी शासक थे, हिंद यूनानी शासक थे मिनांडर। मिनांडर इन्होंने मध्यमिका पर आक्रमण किया था, ये फैक्ट ध्यान रखना है। मध्यमिका चित्तौड़ में
पर आक्रमण किया था। पहला फैक्ट तो आपको ये ध्यान रखना है, ये मौर्योत्तर काल से संबंधित फैक्ट है कि हिंदू यूनानी शासक मिनांडर ने मध्यमिका चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। पहला फैक्ट है, ध्यान रखना है। और ये जानकारी जो अपन को मिलती है मिनांडर के आक्रमण की जानकारी, ये जानकारी अपन को मिलती है पतंजलि के महाभाष्य से, इसकी जानकारी अपन को प्राप्त होती है। पतंजलि के महाभाष्य से अपन को ये जानकारी प्राप्त होती है। अब आप प्रश्न ये ध्यान रखना, किताब का नाम पतंजलि, किताब का नाम क्या है? महाभाष्य है। और इस महाभाष्य से क्या जानकारी मिलती है कि हिंदू यूनानी शासक जो मिनांडर थे उन्होंने मध्यमिका चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। पहला फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और एक और फैक्ट मौर्योत्तर काल से संबंधित अपन को ध्यान रखना है कि बेराट जो है वहाँ से, दूसरा फैक्ट आपको ध्यान रखना है, बेराट से 28 इंडो-ग्रीक, बेराट से 28 इंडो-ग्रीक और मिनांडर के 16 सिक्के प्राप्त होते हैं। 28 तो इंडो-ग्रीक और 16 जो है मिनांडर के सिक्के प्राप्त हुए हैं। सोने के सिक्के प्राप्त होते हैं यहाँ से, सोने के सिक्के प्राप्त होते हैं। अब आप ये ध्यान रखना कि बेराट से 28 तो इंडो-ग्रीक और 16 मिनांडर के समय के सोने के सिक्के प्राप्त होते हैं। अब बेराट सभ्यता के अंदर अपन ने इसको नहीं देखा है क्योंकि वो मौर्य काल से संबंधित थी। अब ये मौर्योत्तर काल से संबंधित समय, इस वजह से इस फैक्ट को अपन को ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपसे फैक्ट के तौर पर ये भी चेक करवाया जा सकता है कि इंडो-ग्रीक कितने सिक्के मिले थे, मिनांडर के कितने सिक्के मिले थे, कौन से धातु के सिक्के थे। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। अब वहाँ प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा असत्य है, इसमें भी पूछा जा सकता है कि ये भी दिया जा सकता है कि बेराट से अपन को सोने के अवशेष भी प्राप्त होते हैं। तो सोने के सिक्कों के अवशेष मिल रहे हैं तो इसलिए अपन इसको मान सकते हैं कि सोने के अवशेष भी, या सोने के सिक्कों के अवशेष भी अपन को वहाँ से मिल रहे हैं। इस तरीके से अपन को ध्यान रखना है। अब देखते हैं अपन मौर्योत्तर काल के सभ्यता स्थलों को जो राजस्थान में प्राप्त होते हैं। नंबर 1 सभ्यता स्थल है नौह भरतपुर। नौह भरतपुर यहाँ से प्राप्त होता है, नौह भरतपुर से। अब इसके अंदर अपन देखेंगे इसका उत्खननकर्ता जो है रतनचंद्र अग्रवाल है। उत्खननकर्ता क्या है? रतनचंद्र अग्रवाल। आर.सी. अग्रवाल जिसको बोलते हैं, रतनचंद्र अग्रवाल है। इन्होंने यहाँ का उत्खनन करवाया था। अब यहाँ से अपन को कुछ साक्ष्य प्राप्त होते हैं। साक्ष्य में ध्यान रखेंगे अपन लोहे के कृषि उपकरण, लोहे के कृषि उपकरण अपन को नौह भरतपुर से प्राप्त होते हैं। नंबर 1 साक्ष्य तो ये हो गया। दूसरे साक्ष्य में चलते हैं अपन। तो दूसरा साक्ष्य अपन को प्राप्त होता है यहाँ पर एक्स की मूर्ति। यक्ष की मूर्ति अपन को यहाँ से प्राप्त होती है। और ये जो यक्ष की मूर्ति है इसको जाख बाबा भी बोला जाता है। जाख बाबा भी इनको बोला जाता है। और ये यक्ष मूर्ति जो है इसका काल वो है शुंग काल की मानी गई है। शुंग काल, शुंगकालीन यक्ष की मूर्ति मिली है जिसको जाख बाबा भी कहा जाता है। ये भी अपन को कहाँ से मिली है? नौह भरतपुर से मिली है। इसके अलावा कुषाण शासक थे, हुविस्क, कुषाण राजा हुविस्क और वासुदेव के सिक्के मिले इनको। वासुदेव के सिक्के भी अपन को यहाँ से प्राप्त होते हैं। हुविस्क और वासुदेव के सिक्के जो कुषाण वंश से संबंधित है उसकी जानकारी भी अपन को नौह भरतपुर से मिलती है। और इसके अलावा चक्रधार कुएं, चक्रधार कुएं के साक्ष्य भी अपन को यहाँ से प्राप्त होते हैं। तो अपन को ध्यान रखना है कि नौह कहाँ पर है? भरतपुर के अंदर है। इसका उत्खनन किसने करवाया था? रतनचंद्र अग्रवाल ने इसका उत्खनन करवाया था। यहाँ से साक्ष्य के रूप में अपन को लोहे के कृषि उपकरण मिले, यक्ष की मूर्ति मिली है। यक्ष की मूर्ति को जाख बाबा की संज्ञा दी जाती है और ये मूर्ति जो है शुंगकालीन मानी गई है। उसके अलावा कुषाण शासक हुविस्क और वासुदेव के समय के सिक्के मिले और चक्रधार कुएं के साक्ष्य भी अपन को नौह भरतपुर से प्राप्त होते हैं। अब चलते हैं अपन अगले सभ्यता स्थल की तरफ। और अगला सभ्यता स्थल है रंगमहल। रंगमहल
और ये है हनुमानगढ़ में। रंगमहल जो है वो हनुमानगढ़ के अंदर है और इसका उत्खनन जो है डॉक्टर हन्नारिड जो स्वीडन के थे उन्होंने करवाया था। उत्खनन जो है डॉक्टर हन्नारिड ने किया था। अब यहाँ से साक्ष्य अपन को देखना है कि यहाँ से क्या क्या अपन को साक्ष्य प्राप्त होते हैं। साक्ष्य मैं इधर लिख देता हूँ ताकि आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। साक्ष्य के रूप में अपन को यहाँ से चावल के साक्ष्य मिलते हैं, नंबर 1 चीज़। तो दूसरा फैक्ट आपको ध्यान रखना है वो है लाल रंग के मृदभांड। लाल रंग के मृदभांड जिन पर काली रेखाएं खींची हुई है। लाल रंग के मृदभांड जिन पर काली रेखाएं खींची हुई है, ये आपको ध्यान रखना है। एक और चीज अपन को ध्यान रखनी है, कुषाणकालीन गुरु शिष्य की मूर्ति यहां से प्राप्त होती है। कुषाणकालीन गुरु शिष्य की मूर्ति भी अपन को यहाँ से प्राप्त होती है। ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा मिट्टी की खिलौना गाड़ी भी अपन को यहाँ से प्राप्त होती है। मिट्टी की खिलौना गाड़ी भी अपन को यहाँ से प्राप्त होती है। ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। मिट्टी की खिलौना गाड़ी भी अपन को यहाँ से प्राप्त होती है। इस तरीके से अपन ने देखा कि रंगमहल जो हनुमानगढ़ में है वहाँ से मौर्योत्तर काल की जानकारी प्राप्त होती है। अब आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि मौर्योत्तर कालीन सभ्यता स्थल राजस्थान में कौन कौन से हैं। तो नंबर 1 तो हो गया नौभरतपुर और दूसरा हो गया रंगमहल हनुमानगढ़। अब इसके बाद में अपन देखेंगे गुप्तकालीन सभ्यता स्थलों के बारे में। गुप्तकालीन सभ्यता स्थलों के बारे में अपन जानकारी करेंगे। 1 मिनट के लिए रुकिए। अब अपन देखते हैं गुप्तकालीन सभ्यता स्थलों के बारे में। तो गुप्तकालीन सभ्यता स्थलों के अंदर सबसे पहले अपन देखेंगे बयाना भरतपुर को। कि बयाना भरतपुर के अंदर ऐसी क्या क्या चीजें हैं जो अपन को मिली है एक सभ्यता स्थल के तौर पर। तो यहां से अपन को एक फैक्ट मिलता है, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त ने यहां पर एक विजय स्तंभ बनवाया था। यहाँ पर समुद्रगुप्त ने एक विजय स्तंभ बनवाया था, ऐसी जानकारी अपन को प्राप्त होती है। ये ध्यान रखना है। समुद्रगुप्त गुप्तकालीन हो गया और यहाँ पर क्या बनवाया था इसने, एक विजय स्तंभ का निर्माण इसने करवाया था। ये राजस्थान का पहला विजय स्तंभ है। राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ है। अब परीक्षा में पूछा जा सकता है, इस वजह से लिखवाया गया है कि राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ कहाँ पर मिला है, वो है बयाना भरतपुर के अंदर। और इसका निर्माण किसने करवाया था, समुद्रगुप्त ने करवाया था। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अपन को यहाँ पर बरीक वंश के एक शासक थे विष्णुवर्धन। बरीक वंश के शासक थे शासक विष्णुवर्धन। बरीक वंश के शासक विष्णुवर्धन जो थे उन्होंने यहाँ पर भीमलाट यानी कि स्तंभ का निर्माण करवाया था। भीमलाट एक स्तंभ का निर्माण करवाया था यहाँ पर। तो बयाना के अंदर दूसरा बरीक वंश के संबंधित भी जानकारी फैक्ट मिलता है अपन को। यहाँ के शासक विष्णुवर्धन ने यहाँ पर भीमलाट नामक एक स्तंभ का निर्माण करवाया था। इसके अलावा अपन को और फैक्ट ध्यान रखने, नगलाचेल एक जगह है भरतपुर। नगलाचेल ये भरतपुर के अंदर है। इसके अलावा मारोली जयपुर, मारोली जयपुर के अंदर है। इसके अलावा अपन को देखना है अहेड़ा अजमेर के अंदर है। तो नगलाचेल भरतपुर, मारोली जयपुर, अहेड़ा अजमेर, रेड और सोयला टोंक,
रेड और सोयला, ये दोनों टोंक के अंदर है। यहाँ से इन सभी जगहों से गुप्तकालीन सिक्के मिले हैं अपन को। गुप्तकालीन जो है सिक्कों के ढेर प्राप्त होते हैं। गुप्तकालीन सिक्कों के ढेर अपन को प्राप्त होते हैं। अब आपसे प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि किन स्थानों पर गुप्तकालीन सिक्के नहीं मिले हैं। तो नगलाचेल भरतपुर, मारौली जयपुर, अहेड़ा अजमेर, रेड और सोयला टोंक, इनसे गुप्तकालीन सिक्के अपन को प्राप्त होते हैं। तो अपन ने देखा गुप्तकालीन के अंदर बयाना देखा, भरतपुर के अंदर है। समुद्रगुप्त ने यहाँ पर एक विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था और ये जो विजय स्तंभ है राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ माना जाता है। दूसरा फैक्ट अपन ने देखा है कि यहाँ पर बरीक वंश के शासक थे विष्णुवर्धन, उन्होंने भीमलाट एक स्तंभ था उसका निर्माण करवाया था। उसके अलावा अपन को एक फैक्ट और ध्यान रखना है, नगलाचेल भरतपुर, मारौली जयपुर, उसके अलावा अहेड़ा अजमेर, रेड और सोयला टोंक, यहाँ से भी अपन को गुप्तकालीन सिक्कों के ढेर प्राप्त होते हैं। अब आगे देखते हैं अपन। एक प्रतिहार राजा थे लक्ष्मण सेन। एक फैक्ट ये भी ध्यान रखना है, प्रतिहार, एक मिनट, प्रतिहार राजा लक्ष्मण सेन, प्रतिहार राजा थे लक्ष्मण सेन। उनकी रानी थी चित्रलेखा। इनकी रानी चित्रलेखा ने यहाँ उषा मंदिर बनवाया था। ये प्रश्न पूछा जाता है परीक्षाओं में, उषा मंदिर। उषा मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो चित्रलेखा ने करवाया था। किसकी पत्नी थी? प्रतिहार राजा लक्ष्मण सेन की पत्नी थी चित्रलेखा, उसने करवाया था उषा मंदिर का निर्माण। इसके अलावा एक और फैक्ट आपको ध्यान रखना है कि मध्यकाल में बयाना में नील की खेती की जाती थी। मध्यकाल में बयाना में नील की खेती की जाती थी। मुझे लगता है शायद मेरी क्लासों में स्टूडेंट ज़्यादा बोर होते हैं क्योंकि मैं मजाक कम करता हूँ। और मेरा मानना ये है कि स्टूडेंट को क्लास के दौरान मजाक करना अच्छा नहीं है, क्योंकि बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, वो एक उम्मीद के साथ आते हैं एक टीचर के पास, और वो खाली मजाक करें, टाइम पास करें और अनर्गल बातें करें तो उससे कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। नुकसान बच्चों का ही हो रहा है कुल मिलाकर के। और आजकल कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में क्या होता है, ऐसे टीचर्स की भरमार हैं जो फैंकालॉजी करते रहते हैं, मज़े लेते रहते हैं और स्टूडेंट उनके साथ साथ अपने भविष्य को दांव पर लगाए रहते हैं। इसलिए मैं मजाक कम करता हूँ, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि मेरी ऐसी आदत नहीं है। अब अपन देखते हैं आगे अभिलेख जो है अगला, बड़वा अभिलेख। बड़वा अभिलेख के बारे में जानकारी करते हैं। बड़वा अभिलेख जो है 12 के अंदर मिला है, 238 ईस्वी का है। ये 12 के अंदर मिला है और 238 ईस्वी का है। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। कहाँ पर मिला है? 12 के अंदर मिला है, 238 ईस्वी का है। और इसमें मोखरी वंश के महासेनापति थे बल, उसकी जानकारी मिलती है। मोखरी वंश के सेनापति बल की जानकारी प्राप्त होती है इससे। मोखरी वंश के सेनापति बल की जानकारी अपन को कहाँ से प्राप्त होती है? बड़ा अभिलेख 12 से प्राप्त होते हैं। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। यहाँ से अपन को 4 स्तंभ प्राप्त होते हैं। 4 स्तंभ प्राप्त होते हैं, जिनमें से 3 पर लेख लिखे हुए हैं। चार अभिलेख प्राप्त होते हैं, यहाँ से 4 स्तंभ प्राप्त होते हैं, उनमें 3 पर लेख लिखे हुए हैं। खाली आपको फिगर ध्यान रखना है, मोखरी वंश की जानकारी देने का वाला अभिलेख कौन सा है? बड़ा अभिलेख है। बाकी और कुछ भी ध्यान नहीं रखना है। अगला स्थल जो अपन को देखना है, बारडोली चित्तौड़।
बारडोली चित्तौड़, बारडोली चित्तौड़। ये बारडोली चित्तौड़ आपको ध्यान रखना है। बारडोली कहाँ पर है? चित्तौड़ में है। इसमें जानकारी मिलती है कि हूण राजा मिहिरकुल, हूण राजा मिहिरकुल जो थे उन्होंने शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। हूण राजा मिहिरकुल ने यहाँ पर शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। बारडोली का शिव मंदिर जो है फेमस है, और इस शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? हूण शासक मिहिरकुल ने या हूण राजा मिहिरकुल ने करवाया था। अगला स्थल देखना है आपको चारचौमा। चारचौमा ये कहाँ पर है? कोटा के अंदर है। ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है कि चारचौमा स्थल जो है वो गुप्त काल से संबंधित है, कोटा के अंदर है। यहाँ पर गुप्तकालीन शिव मंदिर के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। गुप्तकालीन शिव मंदिर के साक्ष्य मिलते हैं। गुप्तकालीन शिव मंदिर के साक्ष्य भी अपन को चारचौमा से प्राप्त होते हैं, जो कोटा के अंदर है। अब आगे देखेंगे अपन गुप्तोत्तर काल। ये तो था गुप्त काल, इसके फिगर को आपको ध्यान में रखना है। अब देखते हैं अपन गुप्तोत्तर काल या फिर राजपूत काल या फिर पूर्व मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल, इसकी जानकारी अपन करेंगे। चलो इसको अगली कक्षा में देखते हैं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।